हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनालिटिक्स साइंस। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की रिवीजन क्लास, जो कि आपकी प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिसलेनियस साइंस क्वेश्चन की, जो कि पूरी तरीके से सीडेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ रबी क्रॉप्स। इसमें से आपको देखना है कि कौन सा रबी फसल का सही युग्म है। ऑप्शन है आपके पास गेहूं सरसों, सरसों धान, धान मटर, मटर मक्का। ये आपके पास चार ऑप्शन है जहां से आपको पहचानना है पेयर ऑफ रबी क्रॉप्स का सही जोड़ा। ठीक है, अब हम बात करें अगर रबी क्रॉप की, ठीक है, अगर हम बात करें आपके रबी क्रॉप की, तो रबी की जो फसल की बुआई का टाइम होता है वो होता है अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, लेस टेम्परेचर, या फिर आप कह सकते हैं मिनिमम टेम्परेचर होता है, कम तापमान की आवश्यकता होती है। कटाई किस महीने में होती है? ऐसे फसलों की कटाई होती है मार्च से अप्रैल के मध्य में। मार्च से अप्रैल में इसकी हो जाती है रबी फसल की कटाई। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो गेहूं सरसों करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। फसलों की अगर हम बात करें तो फसलों को तीन भागों में बांटा गया है बेसिकली, रबी, खरीफ और जायद। अगर हम बात करें खरीफ फसल की, तो खरीफ फसल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो जून जुलाई से अक्टूबर के बीच में होता है। जायद फसल की बात करें तो रबी खरीफ के फसल के मध्य में, मतलब मार्च से अप्रैल का टाइम ड्यूरेशन होता है, जिसमें आपका तरबूज, खरबूज, मूंग इत्यादि की बुआई होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर गेहूं और सरसों की बात करें तो गेहूं सरसों जो है अक्टूबर से नवंबर माह के मध्य में इनकी बुआई हो जाती है। मार्च से अप्रैल के मध्य में इनकी कटाई हो जाती है, और उस समय टेम्परेचर कैसा होता है, कम तापमान होता है। इसलिए आपका जो आंसर ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जहां पर असर्शन की अगर हम बात करें तो पूछा गया है पीने के पानी को उबालकर पीने से हेपेटाइटिस ए के विरुद्ध एक प्रभावशाली बचाव है। पीने के पानी को उबालकर पीना हेपेटाइटिस ए के विरुद्ध एक प्रभावशाली बचाव है। वहीं पर आपके रीजन की अगर हम बात करें तो रीजन में कहा गया है कि हेपेटाइटिस ए एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो मुख्य रूप से जल द्वारा संचारित होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें हेपेटाइटिस ए की, तो हेपेटाइटिस ए एक वायरल डिजीज़ है, ना कि बैक्टीरियल। कैसा डिजीज़ है? वायरल डिजीज़ है, ना कि बैक्टीरियल। तो आपका जो रीज़न है ये हो जाता है गलत, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि हेपेटाइटिस ए एक बैक्टीरिया जनित रोग है, मतलब बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये रीज़न अपने आप में रॉन्ग है, क्योंकि आपका हेपेटाइटिस जो ए है ये एक वायरल डिजीज़ है, ना कि बैक्टीरियल। हेपेटाइटिस ए का इफेक्ट लीवर इन्फेक्शन और लीवर डैमेज जैसी प्रॉब्लम को कॉज करना है। हेपेटाइटिस ए की बात करें तो दूषित पानी तथा खाने पीने की चीज़ों से, खून से, दूसरों की उपयोग की गई संक्रमित सुई द्वारा फैलता है। इस बीमारी से बचने के लिए हम पीने के पानी को उबाल कर पी सकते हैं, जो कि हेपेटाइटिस ए के विरुद्ध एक प्रभावशाली बचाव है। इसके अलावा साफ सफाई रख के टीके लगवाकर इस बीमारी से बचा जा सकता है। किससे? हेपेटाइटिस ए से। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन चेक करें तो बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब ए और आर असर्शन और रीजन दोनों सही हैं। ऐसा नहीं है, आपका असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। बोथ ए एंड आर रॉन्ग, ए और आर दोनों गलत हैं, ये भी हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें से एक सही है, केवल ए सही है या केवल बी सही है। तो बी की अगर हम बात करें तो बी भी है गलत, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है किसकी? बैक्टीरिया जनित रोग की, जबकि ये वायरल जनित रोग है, मतलब वायरल डिजीज़ है। ऑप्शन जो आपका सी है, ओनली ए इज़ ट्रू, केवल ए सही है, वही आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बाकी सारे ऑप्शंस हैं रॉन्ग, सिर्फ एक ऑप्शन है सही, जो कि है ऑप्शन नंबर 3, केवल ए सही है। पीने के पानी को उबालकर पीने से हेपेटाइटिस ए के विरुद्ध लड़ा जा सकता है।
या आप कह सकते हैं पीने के पानी को उबालकर पीना हेपेटाइटिस ए के विरुद्ध एक प्रभावशाली बचाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एन ऑक्साइड हुज सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एक्स। एक तत्व एक्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जो कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, जिसका जो विलेन है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। आपसे पूछा गया है एक्स क्या हो सकता है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, सोडियम, सल्फर, हीलियम और कॉपर। ये 4 ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऐसा वो एक्स क्या है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है और जिसका विलेन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगर हम बात करें सोडियम की तो सोडियम क्या है, एक मेटल है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, हम सल्फर की बात करें तो सल्फर आपका नॉन मेटल है। हीलियम की बात करें तो ये एक नोबल गैस है और कॉपर की बात करें तो ये भी एक क्या है, मेटल है। आपका जो सल्फर है, सिर्फ सल्फर की अगर हम बात करें, बाकी सारे ऑप्शन को अगर हम साइड करके सिर्फ आपके सल्फर के बारे में बात करें तो सल्फर आपके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, SO2। क्या बनाता है, SO2। एसिडिक नेचर के होते हैं जबकि मेटल जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। सल्फर ही आपका नॉन मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। और इसके ये जो है जो ये अधातु होते हैं, जो नॉन मेटल ऑक्साइड बना हुआ ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका वो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सल्फर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, एक्स सल्फर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। ठीक है, आपको 0 डिग्री पर शुष्क वायु दिया गया है, 0 डिग्री पर आर्द्र वायु में, 40 डिग्री सेल्सियस शुष्क वायु में एंड 40 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में, मॉइस्ट एयर में, ड्राई एयर में, है ना। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। तो देखिए, वायु में ध्वनि की चाल 40 डिग्री सेल्सियस पर, मॉइस्ट 40 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। आपको पता होगा कि ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं करती हैं। वहीं पर अगर हम 0 डिग्री पे बात करें तो 0 डिग्री पर वायु की जो ध्वनि की चाल होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में जो ध्वनि की चाल होगी वो अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और ये 3 के समूह दिए गए हैं जहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण का। दूसरा ऑप्शन दिया गया है उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और समतल दर्पण का। तीसरे ऑप्शन में है अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और फोर्थ ऑप्शन है आपका उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर एंड प्लेन मिरर। तो आपको पहचानना है इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। देखिए, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, इस ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, यही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्योंकि अगर हम बात करें आपके उत्तल दर्पण की तो उत्तल दर्पण प्रत्येक परिस्थिति में इसमें बना जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, मतलब कि कैसा होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, और
सीधा होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा होगा? वस्तु से छोटा बनेगा, लेकिन आभासी होगा। और हमसे पूछा गया किससे? आभासी, मतलब वर्चुअल प्रतिबिंब के बारे में पूछा गया है। तो उत्तल जो दर्पण है उसमें बना प्रतिबिंब आभासी होगा, ठीक है। और बाकी चीज़ों से हमें मतलब नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है, और सीधा बनेगा। वहीं पर अगर हम बात करें किसकी? अवतल कि अवतल लेंस सदैव किसी वस्तु की आभासी तथा वस्तु से छोटी प्रतिबिंब बनाता है। मतलब कि इससे भी क्या होगा? अवतल लेंस से, कॉनकेव लेंस से भी आभासी या वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण हो गया आपका, अवतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण की अगर हम बात करें तो समतल दर्पण के द्वारा भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, एक मेज पर विरामावस्था में रखी किसी वस्तु के विषय में क्या सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ बुक लेइंग एट द रेस्ट ऑन अ टेबल? आपसे पूछा गया है क्या स्थैतिक घर्षण एकमात्र बल है जो उस पर लग रहा है? सेकंड ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल एकमात्र बल है जो उस पर लग रहा है। तीसरा है उस पर कोई बल नहीं लग रहा है। और चौथा है उस पर संतुलित बलों का एक युग्म लग रहा है। अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। देखिए, अगर हम बात करें किसकी? अगर हम बात करें मेज पर रखी हुई किताब की, ठीक है, मेज पर रखी हुई किताब की अगर हम बात करें तो ये आप मान लीजिए कि ये आपका मेज है, ठीक है, ये आपका मेज है और मेज पर क्या रखी गई है? एक बुक, ठीक है। और यहाँ पर देखिए समतल मेज है तो आपको किसी भी घर्षण का तो घर्षण स्थैतिक घर्षण जो है बल ऐसा तो कुछ लगेगा नहीं। गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो अभी यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल भी एकमात्र बल नहीं लगेगा, ठीक है। इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, यह ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि बल लग रहा है। किस तरीके से लग रहा है? इन तीनों ऑप्शंस में से हमें ए, बी और डी में से कोई एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए, अगर हम बात करें किसकी? आपके मेज पर रखी हुई किताब की, जो कि कैसी है? स्थिर अवस्था में है, मतलब विरामावस्था में रखी गई है। तो सबसे पहले जो इस पर मेज पर जो पहला बल लग रहा है वो मेज पर नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर हम दूसरे बल की बात करें तो मेज की जो समतल, यहाँ पर जो समतल सतह है, समतल सतह द्वारा किताब पर प्रतिक्रिया स्वरूप किताब के भार के बराबर बल ऊपर की ओर लग रहा है। मतलब एक बार जो है वो बल नीचे की तरफ लग रहा है और एक बार जो है वो बल ऊपर की तरफ लग रहा है। मतलब हमें पता चल गया कि जो बल है वो पेयर में लग रहा है। पहला जो बल लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बुक एंड अर्थ। पहला जो बल लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बुक एंड अर्थ। दूसरे बल की अगर हम बात करें तो रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स ऑफ टेबल ऑन बुक। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन जो आपका फोर्थ है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। उस पर संतुलित बलों का एक पूरा युग्म लग रहा है। ऑप्शन जो आपका डी है ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? चार ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। पहला है आपका कोक, दूसरा है कोल तार, तीसरा है आपका कोल गैस और चौथा है आपका चारकोल। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कार्बन का शुद्ध रूप है। कोक कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, ठीक है। अगर हम कोक की बात करें, क्योंकि ऑप्शन में आपका कोक दिया गया, एक्चुअली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज डायमंड, लेकिन ऑप्शन में ना होने के कारण हम कोक को ही कंसीडर करेंगे एज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। सो आपका कोक को कोयले के प्रभंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये भी बात आपको पहले से भी पता होगी या नहीं पता होगी तो आप जान सकते हैं कि अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। कोक कार्बन की सबसे शुद्ध रूप होता है और कोक को कोयले के प्रभंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? आपसे पूछा गया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, या आप कह सकते हैं एक कोशिकीय जीवों के समूह के बारे में। ईस्ट हाइड्रा अमीबा पहले ऑप्शन में है, सी एनीमोन पैरामीशियम
बैक्टीरिया ये आपके दूसरे ऑप्शन में है। तीसरे ऑप्शन में है ईस्ट अमीबा बैक्टीरिया। चौथे ऑप्शन में है हाइड्रा, सी एनीमोन और पैरामीशियम। देखिए बात करें अगर आपके फर्स्ट ऑप्शन की तो हाइड्रा है यहाँ पर, ये आपका रॉन्ग है। सेकंड की बात करें तो सी एनीमोन, पैरामीशियम और बैक्टीरिया है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में भी हाइड्रा, सी एनीमोन आप देख रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का एक पूरा ग्रुप है, एक कोशिकीय जीवों का समूह है। एक कोशिकीय जीव आपको पता है इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी कंसिस्ट विद सिंगल सेल, सिर्फ एक सेल से इनकी बॉडी बनी होती है। ईस्ट अमीबा बैक्टीरिया बेस्ट एग्जाम्पल हैं किसके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें सी की तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ आपसे पूछा गया है एक गुलाब सूर्य के प्रकाश में लाल दिखाई देता है। एक गुलाब है जो कि सूर्य के प्रकाश में लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में यह किस रंग का दिखाई देगा। आपसे पूछा गया है कि हरे प्रकाश में, ग्रीन लाइट में ये किस तरीके से दिखाई देगा। ऑप्शन हैं आपके पास 4, रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो। देखिए ऑप्शन आपका जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें आपके श्वेत प्रकाश की तो श्वेत प्रकाश जब गुलाब पर पड़ता है तो वो लाल रंग के अलावा अन्य सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, और केवल जो रेड कलर होता है जो सिर्फ लाल रंग होता है तो लाल रंग के प्रकाश को ही परावर्तित कर देता है, जिससे कि गुलाब का जो रंग है वो लाल दिखाई पड़ रहा है सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में गुलाब का जो कलर है, रंग है, वो लाल क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि श्वेत प्रकाश में जब श्वेत प्रकाश की किरणें गुलाब पर पहुंचती हैं तो लाल रंग के अलावा अन्य सभी रंगों को अवशोषित कर लेते हैं, तो केवल लाल रंग प्रकाश को परावर्तित करता है, जिससे कि गुलाब का जो कलर है वो लाल दिखाई देता है। लेकिन जब एक गुलाब पर हरा प्रकाश पड़ता है, ठीक है, जब एक गुलाब पर हरा प्रकाश पड़ता है तो हरे प्रकाश के जब वो गुलाब हरे प्रकाश के संपर्क में आता है तो गुलाब सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, किसी भी रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता ही नहीं है। तो उसका जो कलर है वो कैसा दिखाई देगा, ब्लैक कलर दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका आंसर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लैक कलर। ठीक है, हरे प्रकाश में किस रंग का दिखाई देगा गुलाब, ब्लैक कलर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट वुड हैपन रिस्पेक्टिवली टू द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इफ सॉल्ट इज एडेड टू इट। यदि पानी में नमक मिला दिया जाए तो पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु मतलब बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या असर होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन, क्या दोनों बढ़ जाएंगे या बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज बट फ्रीजिंग पॉइंट्स विल डिक्रीज। क्वथनांक तो बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो घट जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट विल इंक्रीज बट द बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। हिमांक बिंदु बढ़ जाएगा और क्वथनांक घट जाएगा, या दोनों ही घट जाएंगे। ऐसे आपके 4 ऑप्शंस मिलते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो घोल का जो क्वथनांक होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो 100 डिग्री से कैसा हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। पानी में जब नमक मिलाया जाता है तो यह जो घोल होता है उसका क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, जबकि घोल का जो हिमांक होता है, जो हिमांक शुद्ध विलायक के 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे घट जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, कि यदि पानी में नमक मिला दिया जाए तो पानी का जो क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हिमांक बिंदु जो है वो घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जल में अशुद्धि मिलाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे
पूछा गया है पक्षियों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट फाउंड इन बर्ड्स। पक्षियों में कौन सा अंग नहीं पाया जाता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास यूरिनरी ब्लैडर, सेकंड ऑप्शन है आपका इंटेस्टाइन, थर्ड ऑप्शन है लीवर और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास किडनी। ये चार ऑप्शंस में से पक्षियों में कौन सा अंग नहीं पाया जाता या कौन सा ऑर्गन नहीं पाया जाता। तो देखिए पक्षियों की अगर हम बात करें तो इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी ये तीनों ही ऐसे हैं जो कि पाए जाते हैं किसमें, बर्ड्स में। वहीं पर अगर हम यूरिनरी ब्लैडर, टीथ इन सब की बात करें तो पक्षियों में ये सब नहीं यूरिनरी ब्लैडर हुआ, टीथ हुआ, ये सब नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन जो है ए आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मोस्ट प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल इन द फॉलोइंग फॉर्म। अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्नलिखित रूप में प्राप्त करते हैं। फ्री नाइट्रोजन के रूप में या नाइट्रिक अम्ल के रूप में या अमोनियम क्लोराइड के रूप में या नाइट्रेट्स के रूप में। तो देखिए आपके जो पौधे होते हैं, अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेते हैं, ना कि फ्री नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड या अमोनिया के फॉर्म में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ऐसे ही महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपके ये कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए।